हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं दिव्या माथुर जी की लिखी कहानी करारनामा। नील का पीछा करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, ना ही कोई औचित्य। हमारे विवाह के करारनामे में स्पष्ट लिखा है कि किसी गैर से संबंध बनाने से पूर्व हमें एक दूसरे को सूचित करना होगा। नील ने तो यहाँ तक कहा था कि किसी दौरे पर यदि हम अचानक किसी के प्रति आकर्षित होकर संभोग जैसी स्थिति में पहुंच जाएं, तो फ़ोन पर हम एक संदेश करारनामे का उल्लंघन अवश्य भेज दें और उसके बाद जितना जल्दी हो सके अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लें। हमारी कोई मजबूरी नहीं है कि एक तरफा रिश्ते को दुनियादारी के लिए निभाया जाए। आरंभिक वर्षों में तो मैं नील के हर संदेश पर आशंकित हो उठती थी। वो मुझसे कहीं अधिक आकर्षक है। मैं अक्सर देखती हूँ औरतों को उन्हें चाहत से निहारते हुए। विवाह से पूर्व हम 5 वर्ष लिव इन संबंध में रहे। तब हम दुनिया भर की बातें कर लिया करते थे, अन्यत्र प्रेम संबंधों और सेक्स विषयक। हम इतने करीब आ चुके थे कि विवाह की आवश्यकता ही महसूस नहीं हुई। मेरी माँ और नील के पिता की जिद के आगे झुककर हमने विवाह कर लिया था। हमारा कोई बहाना काम नहीं आया। यहाँ तक कि विवाह का सारा इंतज़ाम भी उन्होंने ही किया, अपने खर्चे पर। विवाह हो जाने से पूर्व ही दोनों ने रट लगा दी कि हमें अपना घर खरीद लेना चाहिए। मैंने माँ को कहते हुए सुना था कि पति पत्नी का मिलकर घर खरीदना और कम से कम एक बच्चे का जन्म विवाह के सफल होने की संभावना को बढ़ाता है। खैर, हमारा तर्क कुछ और ही था। 2 मासिक मॉर्गेज देने की जगह आधा आधा पैसा लगाकर एक अच्छा घर खरीद लेने और घर के बिलों के बराबर बंटवारे से होने वाली भारी बचत। माँ का हस्तक्षेप यहीं समाप्त नहीं हुआ। बच्चा कब पैदा करोगी? जितनी देर करोगी उतना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो मेरे हाथ पांव चल रहे हैं, मदद कर सकती हूँ। हमारे बच्चे नहीं हुए तो नील ने कहा कि इतने व्यस्त जीवन में बच्चे कौन संभालेगा, और मैं उससे पूरी तरह सहमत थी। इलाज तो दूर, हमने तो ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर मसला क्या है। नील के पिता कुछ नहीं कहते। जब भी मिलते हैं बाप बेटा बैठकर एक से एक महंगी शराब पीते हैं। ऐसी बातें निजी जीवन में दखलंदाजी मानी जाती हैं, पर जहाँ तक मेरी माँ का संबंध है, उनकी दखलंदाजी उनके प्यार और कर्तव्य की सूचक है। हाल ही में हमने अपने विवाह की 7वीं सालगिरह मनाई थी, अपने पसंदीदा पब में, वहीं अपने 5-6 घनिष्ठ मित्रों के साथ। हम और हमारे मित्र सब प्रौढ़ लोग हैं, एक सी एक ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं, जो चाहें खा पी सकते हैं। पर सबने वही खाना खाया जो हमेशा खाते हैं, वही ड्रिंक्स ऑर्डर की जो हमेशा पीते हैं। हाँ, पब वाले ने अपनी तरफ से एक केक हमारी मेज़ पर ला रखा था, सो झेपते हुए काटना पड़ा। जॉली गुड फेलो तक नहीं गाया था किसी ने। खैर, अगले दिन सुबह उठने में देर हो गई थी। दफ्तर के बाहर ही मुझे सूचना दी गई कि अंदर ना जाऊं। हमारे एक सहकर्मी को कोविड ने घेर लिया है। बरिस्तों से एक कप कॉफ़ी लेकर मैं बाहर बगीचे में बैठकर अपने सभी सहकर्मियों को एक टेक्स्ट हिदायत भेजने में व्यस्त हो गई कि अगले 10 दिन तक वे सब घर से काम करें। अधिक समय नहीं लगा। दुविधा में थी कि अब क्या किया जाए। सिवा घर पहुंचकर सीधे लैपटॉप खोलकर बैठ जाते हैं। घर के लिए निकल तो पड़ी, किंतु घबराहट हुई कि घर जाकर करूँगी क्या। साफ सफाई के लिए एक मेड है, बागवानी के लिए माली, और खाना पीना अधिकतर बाहर ही होता है, या फिर हफ्ते में 1-2 बार नील शौक से पकाते हैं। घर के पास ही थी कि देखा कि सजे धजे नील घर से बाहर आकर अपनी मर्सिडीज में बैठे रियर मिरर में अपनी जुल्फ़ें संभाल रहे हैं। मैं स्वयं उनकी जुल्फ़ों पर ही तो फिदा हुई थी। बहुत सुंदर और रेशमी बाल हैं जो उनके चौड़े माथे पर झूम झूम आते हैं। उन्होंने मुझे अब तक नहीं देखा है। सोचा कि पूछ ही लूँ कि कहाँ का इरादा है, किंतु तभी सड़क के दूसरी ओर एक टोयोटा आकर रुकी। नील झटपट अपनी कार से निकले और टोयोटा में जा बैठे।
जिसकी चालक युवती थी। मर्दों के शब्दों में कहूँ तो एक चिक यानी चूजा, उम्र में हम दोनों से कहीं छोटी उम्र की और बेहद हसीन। शायद किसी काम से आई हो, किंतु जिस तरह से दोनों ने एक दूसरे के होंठ चूमे, मेरा बदन झुंझुना उठा। हालांकि अब प्यार व्यार जलन ईर्ष्या जैसा कुछ बचा नहीं था कि हम एक दूसरे पर शक करें, लड़ें और झगड़ें। महीनों हो जाते हैं हमें हम बिस्तर हुए। कुछ होता भी है तो मशीनी गति से, भावना रहित। मैं उत्तेजित हो उठी, मृत नसों में हरकत होने लगी। मन हुआ कि अपने सहकर्मी जैशुआ को घर पर बुला लूं। दीवाना है वो मेरा, पर बेहद बोरिंग, मुझसे कहीं अधिक बोरिंग। फिर याद आया कि हम 10 दिन तक किसी से नहीं मिल सकते। एकाएक याद आया कि कल रात को नील ने अपना कोविड टेस्ट करवाया था। आज इस चूजे से मिलना जो था। दोनों ने मास्क भी नहीं पहने हैं, दोनों जानते हैं कि निगेटिव हैं। मेरा जासूसी मन सजग हो उठा। एकाएक मैं उनकी कार के पीछे चल दी। घर में बैठकर परेशान होने से तो यही अच्छा है। उत्सुकता ये भी हो रही है कि नील ने मुझे अपने इस नए संबंध के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं। नील ने मुझे अपने पहले विवाह के विषय में भी नहीं बताया था, पर तब हम दोनों ने ही अपने भूत का जिक्र करना जरूरी नहीं समझा था। मेरे भूत में तो कुछ बताने लायक था ही नहीं। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एक से बढ़कर एक कंपनी में नौकरियां, और फिर अपनी कंपनी का आगाज़। इसी सिलसिले में नील से मुलाकात हुई थी। माँ नाराज़ थी कि इतनी बड़ी बात नील को छिपानी नहीं चाहिए थी। हमारे विवाह के रिसेप्शन पर बिना किसी सूचना के रीवा का अपने नए पति के साथ आ टपकना मुझे भी बहुत खला था, पर आधुनिकता का खोल ओढ़े मैं मुस्कुरा दी थी। उसके बाद उससे हमारा कभी आमना सामना नहीं हुआ, ना ही नील ने कभी उसका जिक्र ही किया। माँ ने ही ढूंढ ढांड कर मुझे बताया था कि नील की एक बेटी भी है, जो रीवा और उसके नए पति के साथ सिडनी में बस गई है। आशिक मिजाज नील और उसके दोस्तों की बीवियों के साथ फ्लर्टनेस की ओर तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता। मेरी उदासीनता ही शायद उन्हें बढ़ावा देती हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आज मैं इतनी उत्तेजित क्यों हो उठी हूँ। बदलना जीवन का नियम है, किंतु उम्र के इस पड़ाव पर कैसा भी बदलाव कठिन लगता है। शायद आज इन दोनों की पहली डेट हो। रात को लौटकर मुझे बता ही देंगे। उत्तेजना बढ़ती चली जा रही है। सच जान जाऊं तो मुझे चैन मिल जाएगा। 40 मिनट से मैं उनके पीछे हूँ, किंतु उन्होंने अब तक मुझे नोटिस नहीं किया है। अब वे हाईवे से उतरकर एक पतली सी सड़क पर निकल आए हैं। लगा कि लगातार पीछा करती मेरी कार को वे अवश्य पहचान जाएंगे, पर वे बातों में इतने मशगूल हैं कि उन्होंने एक बार भी पलटकर नहीं देखा। इतनी दूर आने का मेरा कोई इरादा नहीं था, पर अब मेरी भूख और उत्सुकता दोनों बढ़ गई हैं। सुबह मैं नाश्ता भी तो नहीं करती। दोपहर के भोजन का समय हो चला है। मैं भी यहीं कहीं रुककर सलाद या सूप खा लूँगी। ना जाने कहाँ किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। बाईं तरफ बार्नेट अस्पताल दिखाई दिया तो मैंने जाना कि हम कहाँ पहुँच चुके हैं। सालों पहले मैं यहाँ अपनी माँ के साथ आई थी। यहीं बोरमवुड में उनकी एक सहेली रहा करती थी, सफ़िया, जो हैटफील्ड विश्वविद्यालय में फ्रेंच की प्राध्यापिका थी। तब वो काफ़ी बीमार थी। नील के हिसाब से बोरमवुड एक पॉश इलाका नहीं है। इसका अर्थ है कि यहाँ आने का सुझाव चूजे का ही होगा। एक विशाल और खूबसूरत इमारत के कार पार्क में जाकर उनकी कार रुकी। इमारत पर कोई शाइन नहीं है। गूगल पर देखा तो जाना कि ये एलस्ट्री होटल है। ये लोग शायद अपने किसी क्लाइंट से मिलने आए हों जो यहाँ ठहरा हुआ हो। मेरा मासूम मन अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि दोनों के संबंध गहरे हो सकते हैं। पसोवेश में हूँ कि रुकूं या लौट जाऊँ। फिर सोचा कि कुछ खा लूँ। इस बीच शायद कुछ और जानकारी हासिल हो जाए। मैंने दूर एक कोने में कार पार्क की और अंदर आकर रेस्टोरेंट ढूंढने के लिए नज़र घुमाई
तो देखा कि चूजे का हाथ थामे नील सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। दोनों बेहद खुश और उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं। दिल पर मानो एक जोरदार घूंसा लगा। वे बेकार सी भावनाएं फन उठाए मुझ पर आक्रमण करने वाली हैं। बजाय उन्हें ललकारने के, तमाम तर्कों को इकट्ठा करते हुए मैं रेस्टोरेंट में जाकर एक कुर्सी पर धराशायी हो गई। एक ना एक दिन तो ये होना ही था। इसमें बड़ी बात क्या है? वे दोनों तो कमरे में पहुंच चुके होंगे और मैंने सूप ऑर्डर किया और फ़ोन पर संदेश देखने लगी। शायद नील ने कुछ लिखा हो। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त उसे मेरा या हमारे करारनामे का ध्यान भी आएगा। 1 घंटा बीत चुका है। नील और चूजे के बीच जो होना था अब तक हो चुका होगा। ऐसे संबंधों में समय बर्बाद नहीं किया जाता। नील पूर्वरति क्रीड़ा में विश्वास नहीं रखता। तभी वेटर ने आगे गर्मा गर्म सूप और ताजे ब्रेड रोल्स परोस दिए, जिन्हें देखकर एकाएक मेरी भूख भड़क गई। मैंने आराम से भोजन किया। तन मन को जैसे सुकून मिला। बजाय घर जाने के मैंने एक महंगी लाल शराब का एक गिलास ऑर्डर कर दिया। परेशान होने का क्या फ़ायदा? जो भी होगा देखा जाएगा। किंतु गाहे बगाहे मेरी दृष्टि फ़ोन पर चली जाती है। अब तक उसने मुझे संदेश नहीं भेजा है। इसका अर्थ तो यही है कि या तो चूजे ने अभी तक उसको मौका नहीं दिया है या फिर वो मुझसे बेईमानी कर रहा है। मैं सीधी हूँ पर बेवकूफ़ नहीं। मैं बिना किसी झिकझिक के एक सहज तरीके से नील से निजात पाने की सोच रही हूँ। तलाक के बाद हमें मकान को बेचना पड़ेगा। अपने हिस्से के पैसों में अपनी सेविंग्स मिलाकर मैं इसी घर को बड़ी आसानी से खरीद लूँगी। आज ही रात को मैं वादा खिलाफ़ी का हवाला देते हुए नील से घर छोड़ देने को कह दूँगी। मेरे फैसले से वो खुश ही होगा कि उसे मुझे सफाई नहीं देनी पड़ी। रात को ही क्यों, अभी ही क्यों नहीं? मेरा चेहरा भभक उठा। बिना कुछ सोचे समझे मैंने उसे टेक्स्ट भेजा, करारनामे का उल्लंघन। लगा कि मन कुछ शांत हुआ। वैवाहिक जीवन जैसा कटा जितना कटा, मुझे अब कोई गिला नहीं है। बिल देकर मैं कार पार्क की ओर चल दी। कार में बैठते ही मोबाइल पर स्पंदन हुआ। नील का संदेश था। कहाँ हो? क्या हुआ? चिंता मत करो, शाम को बात करते हैं। क्या? चिंता कैसे ना करूं? इस आदमी की हिम्मत तो देखो। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने अपनी कार का इंजन ऑन किया ही था कि होटल के गेट से निकलते हुए नील और चूजा दिखाई दिए। उनके साथ एक युवक भी है। मैं एकदम ठंडी पड़ गई। मामला कुछ और ही है। अपने संदेश को मिटाने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं फिर उनकी कार का पीछा कर रही हूँ। पछतावे के साथ बेवकूफ़ी करने से पहले पुष्टि तो कर लेती। शर्म और मलाल से मेरी आंखें उमड़ने घुमड़ने लगीं। नील के लिए शायद ये मेरा प्यार ही होगा जो मुझे शक की इस सीमा तक ले आया। 7 सालों से रोज़ सुबह मुझे कॉफ़ी बना कर देना, मेरी पसंद की मछली रोस्ट करना इत्यादि। नील का मेरे प्रति प्यार नहीं तो और क्या है? जीवन में सेक्स ही तो सब कुछ नहीं होता। फिर मेरे अपने भी तो कुछ फ़र्ज़ हैं। मैं क्या करती हूँ सिवा मुंह सुजा के बैठे रहने के, नील के मित्रों को नज़रअंदाज करने के? मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कब घर पहुँच गई। पीछे बैठे नील ने उनकी कार से उतरते ही मुझे देख लिया था। हाय मियाँ, आज तुम जल्दी घर आ गई। नील ने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा तो वे कुछ परेशान से लग रहे थे। अपने दोनों हाथ उठाकर मैंने दूर से ही हाय कहा। हेलो मियाँ, मैं हूँ अमीलिया और हैं मेरे मंगेतर स्टीव। पापा से मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, बेटी ने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा। हाथ उठाकर मैंने उनको अपने से दूर रहने का संकेत दिया। सॉरी, मैं क्वारंटीन में हूँ। मेरे एक सहकर्मी को कोविड हो गया है। आप दोनों से मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अंदर आने के लिए भी नहीं कह सकती। नील से आंख चुराते हुए मैंने कहा। मैं वास्तव में अंदर बुलाकर उनकी खातिर करना चाहती थी।
ओह, आप परेशान ना हो, अभी हम लंदन में ही हैं, 10 दिन के बाद मिलते हैं, आप अपना ध्यान रखिए। कहते हुए स्टीव ने कार घुमा ली। सड़क के 2 छोरों पर खड़े नील और मैं एक दूसरे को देख रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे माफ़ी मांगूं। नील ने दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने का संकेत दिया। मैं अचकचा गई। चिंता न करो, क्वारंटीन के दौरान मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा, फिर तुम जैसा चाहोगी हम वही करेंगे, नील ने स्नेह से कहा। ओह, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे संदेश का अर्थ नील ने कहीं ये न ले लिया हो करारनामे का उल्लंघन मैंने किया था। जाहिर है कि मेरा संदेश स्पष्ट नहीं था कि उल्लंघन किसकी तरफ से हुआ था। वो भी सोचकर हैरान हुआ होगा कि मेरी जैसी बोरिंग औरत ऐसा कर सकती है। उसके परेशान माथे पर झूलती उसकी जुल्फ़ें बेहद रोमांटिक लग रही हैं। मैं झट उसके सीने से जा लगी। 12 वर्षों में पहली बार पहल मेरी तरफ से हुई है। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर रही है, इस बोध से कि मेरे अन्यत्र संबंध से नील भी परेशान हो सकता है। यह थी दिव्या माथुर जी द्वारा लिखी कहानी करारनामा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।